हेलो गुड मॉर्निंग नमस्कार बच्चों। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू सी लैंग्वेज। जो भी 10th क्लास में बच्चे हैं और जिन्होंने कंप्यूटर एज ऑप्शनल सब्जेक्ट सिलेक्ट किया है उनके लिए ये वीडियो है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 10 से, जिसमें सी लैंग्वेज के बारे में हमें जानना है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। इन चैप्टर 9 we have learned what is a flow chart and algorithm। तो फ्लो चार्ट और अल्गोरिदम क्या है ये हमने इस चैप्टर नंबर 9 में देखा है, लेकिन हमने चैप्टर नंबर 5 से चैप्टर नंबर 9 तक स्किप कर दिया है। तो मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ कि फ्लो चार्ट क्या है और अल्गोरिदम क्या होता है। देखिए, यूजुअली हम हमारी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर मैंने 3 एग्जाम्पल लिए हैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए कि अल्गोरिदम क्या होता है और फ्लो चार्ट क्या होता है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे किया जाता है। तो फॉर एग्जांपल 3 प्रॉब्लम है। एक है हाइड एंड सीक का गेम, आपने खेला ही होगा। तो हाइड एंड सीक में आपका फ्रेंड कहीं पर छुप जाता है और आपको उसे ढूंढना होता है। तो ये एक सिचुएशन है, एक प्रॉब्लम है कि आप उसको कैसे ढूंढोगे। दूसरा एग्जाम्पल कि एक इक्वेशन दिया हुआ है 2x + 3 = 9। मैथ्स में आपने इक्वेशन सॉल्व किए होंगे ऐसे। तो इसमें आपका प्रॉब्लम क्या है, x की वैल्यू फाइंड करना है ना। ये आपका एक प्रॉब्लम है कि x की वैल्यू आप कैसे फाइंड करोगे। तो यूजुअली आप क्या करते हो, तो इस इक्वेशन को रीअरेंज करते हो। 2x + 3 = 9, फिर 2x 3 को यहाँ से यहाँ लेके जाते हो तो माइनस हो जाता है, तो 2x = 6। फिर 2 को डिवाइड करते हो तो 6 / 2 = 3, तो x = 3। तो ऐसे ऐसे आपने x की वैल्यू फाइंड की। तो ये एक टाइप का प्रॉब्लम हुआ। फिर तीसरे टाइप का प्रॉब्लम है, आपको कोई एक वर्ड है और डिक्शनरी में उसका मीनिंग फाइंड करना है। फॉर एग्जांपल एलोक्वेंट करके एक वर्ड है, तो इसका मीनिंग आपको फाइंड करना है डिक्शनरी में से। तो डिक्शनरी में तो थाउजेंड्स ऑफ वर्ड्स आर देयर इन डिक्शनरी। तो आपको एक हज़ारों वर्ड्स में से एक वर्ड का मीनिंग फाइंड करना, तो आप सोचोगे कि कितना टाइम लगेगा, लेकिन नहीं, हम तो तुरंत 1 मिनट के अंदर एग्जैक्टली इस वर्ड का मीनिंग हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आप क्या करते हो, आपके माइंड में एक प्रोसेस चलता है। आप क्या करते हो, सबसे पहला आप देखते हो आप कौन सी मेथड यूज आप एक मेथड यूज़ करते हो, एलिमिनेशन मेथड। उससे आप क्या करते हो कि आपका जो वर्ड है वो स्टार्ट हो रहा है ई से, तो आप बाकी के सारे वर्ड्स इग्नोर कर दोगे। आप डायरेक्टली डिक्शनरी में जो ई से स्टार्ट हो रहे हैं वर्ड वो पेज ओपन करोगे। उसके बाद फिर से आप एलिमिनेशन लगाओगे, आप सेकेंड वर्ड चेक करोगे एल, तो बाकी के ई से स्टार्ट होने वाले और सेकंड लेटर बाकी के अलग अलग लेटर होंगे उनको रिजेक्ट कर दोगे, एल से स्टार्ट होने वाले देखोगे, फिर आप ओ से स्टार्ट होने वाले देखोगे। तो ये एलिमिनेशन मेथड से आप, चाहे आपकी डिक्शनरी में थाउजेंड्स ऑफ मिलियंस ऑफ वर्ड्स हो, लेकिन आप इस वर्ड का मीनिंग विद इन अ मिनट फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये जितनी भी मैंने प्रॉब्लम्स बताई उनको सॉल्व करने के तरीके आप अपने माइंड में सोच लेते हो। तो प्रॉब्लम्स जो भी होते हैं वो 2 तरीकों से हम सॉल्व कर सकते हैं, या तो हम अपने माइंड से मेंटली या फिर मशीन की हेल्प से, है ना। आप मेंटली खुद से सॉल्व कीजिए या फिर मशीन की हेल्प लीजिए। मशीन मतलब कि कंप्यूटर, यहाँ पर हम कंप्यूटर को मशीन कहेंगे। तो कंप्यूटर से सॉल्व करो या तो मेंटली सॉल्व करो। तो मेंटली सॉल्व कर सकते हैं हम। तो प्रॉब्लम्स भी वैसे 2 टाइप्स के प्रॉब्लम्स होते हैं। तो 2 टाइप्स के प्रॉब्लम मतलब क्या, एक होता है जिस प्रॉब्लम में उसको कैसे सॉल्व करना है, ये स्टेप्स अगर पता हो, हमें स्टेप बाय स्टेप हम सॉल्व करना जानते हो, मतलब कि उसके सॉल्यूशन, उसका जो प्रोसेस है वो पहले से ही प्री डिफाइंड है, मतलब कि क्लियर है कि आपको क्या करना है। तो आप वैसे प्रॉब्लम्स को कहोगे वेल डिफाइंड प्रॉब्लम्स, मतलब आपको पता है कि आपको वो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना है, तो वैसी प्रॉब्लम्स को आप कहोगे वेल डिफाइंड। देखिए, इन 2 एग्जाम्पल में आपको पता है कि आपको ये कैसे सॉल्व करना है, ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना है और ये प्रॉब्लम कैसे करना है, तो आपको स्टेप्स पता है, तो इसे कहेंगे वेल डिफाइंड और क्लियर गोल वाले
प्रॉब्लम्स, उनका गोल क्लियर है कि सॉल्यूशन भी आपको मतलब कि आंसर भी पता है कि क्या लाना है आंसर और कैसे लाना है, तो स्टेप्स भी कैसे होंगे, वेल डिफाइंड स्टेप्स होंगे। पहले ये स्टेप करो, उसके बाद ये स्टेप, आप स्टेप्स फॉलो करते हो तो आप ऐसी वेल डिफाइंड प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो। और कोई प्रॉब्लम ऐसी होगी जो वेल डिफाइंड नहीं होगी, हाइड एंड सीक में आपके पास आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि आपका फ्रेंड कहाँ पर छुपा होगा, है ना, तो वो इल डिफाइंड प्रॉब्लम उसे कहेंगे हम। तो दो टाइप्स के प्रॉब्लम होंगे। तो कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर वो सिर्फ वेल डिफाइंड प्रॉब्लम्स ही सॉल्व कर सकता है। मतलब कि अगर गोल क्लियर हो, आपको क्या करना है ये क्लियर है, तो आप स्टेप्स बनाओगे और उन स्टेप्स को हम कंप्यूटर की लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शंस कहेंगे। तो आप स्टेप बाय स्टेप वो प्रोसेस करोगे, पहला स्टेप, फिर सेकेंड स्टेप, फिर थर्ड स्टेप, तो ये स्टेप्स फॉलो करोगे तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो ऐसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के जो वेल डिफाइंड प्रॉब्लम्स है वही कंप्यूटर सॉल्व कर सकता है। कंप्यूटर इल डिफाइंड प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर सकता। तो यहाँ पर भी वही बात लिखी हुई है, इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटर्स सॉल्यूशन ऑफ अ गिवन प्रॉब्लम इज अ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू अ कंप्यूटर। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है या फिर उसका सॉल्यूशन जो है वो क्या है, हमने जो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, कंप्यूटर उन इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेगा और आपको आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करके देगा। कंप्यूटर कैन सॉल्व वेराइटी ऑफ प्रॉब्लम्स फ्रॉम द इजीएस्ट टू द मोस्ट कॉम्प्लेक्स वन। चाहे वो इजी प्रॉब्लम हो या सबसे डिफिकल्ट कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम हो, कंप्यूटर सॉल्व कर सकता है अगर उसको इंस्ट्रक्शन आप दो तो। टू सॉल्व अ प्रॉब्लम इट नीड्स टू बी गिवन अ कंप्लीट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। अभी कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो कंप्यूटर को जितनी भी इंस्ट्रक्शन ज़रूरी है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उन सभी इंस्ट्रक्शन का सेट कंप्यूटर को देना पड़ेगा हमें। कंप्लीट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस इज टू बी प्रोवाइडेड। These instructions tell the computer what is to be done at every step। उन स्टेप से कंप्यूटर को पता चलेगा कि क्या करना है हर एक स्टेप में। पहले स्टेप में क्या करना है, स्टार्ट कहाँ से करना है और एंड कहाँ पे करना है, ये कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा, जो हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देंगे उससे। रिमेंबर वन थिंग, कंप्यूटर डज नॉट सॉल्व अ प्रॉब्लम। कंप्यूटर खुद से कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकता। इट मियरली असिस्ट्स इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम। वो सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प कर सकता है, लेकिन खुद से कुछ भी सॉल्व नहीं कर सकता, उसको इंस्ट्रक्शन देना ज़रूरी है। तो इंस्ट्रक्शन देने के लिए यहाँ पर कुछ स्टेप्स है, या फिर हम कहेंगे कि प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना है, तो ये स्टेप्स हमें फॉलो करने पड़ते हैं। तो सबसे पहले तो डिफाइन द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम क्या है उसे डिफाइन करना पड़ता है। आइडेंटिफाई द इनपुट, आउटपुट एंड कंस्ट्रेंट ऑफ द प्रॉब्लम। मतलब क्या कि कंप्यूटर को क्या इनपुट देना है, क्या आउटपुट आएगा और क्या रेस्ट्रिक्ट, क्या कंस्ट्रेंट है, क्या रूल्स है, ये हमें पता होना चाहिए। आइडेंटिफाई डिफरेंट अल्टरनेटिव्स ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम। कितने अलग अलग तरीकों से आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, ये आपको पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, अपने दिमाग में सोचना पड़ेगा। चूज द बेस्ट पॉसिबल अल्टरनेटिव फ्रॉम द अबव लिस्ट। तो जितने भी अल्टरनेटिव जो सॉल्यूशन है, मतलब कि आप कि कितने तरीकों से एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, उनमें से सबसे बेस्ट जो तरीका है वो आप सिलेक्ट करो। फिर प्रिपेयर डिटेल स्टेप वाइज इंस्ट्रक्शन। फिर आप इंस्ट्रक्शंस बनाओ स्टेप वाइज कि पहले स्टेप में क्या करना है, दूसरे स्टेप में क्या करना है। तो ये सारी के जितने भी स्टेप्स हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, इंस्ट्रक्शन कहेंगे। तो ऐसे इंस्ट्रक्शंस बनाओ स्टेप बाय स्टेप। फिर कंप्यूट द रिजल्ट यूजिंग दिस इंस्ट्रक्शन सेट। अब उन इंस्ट्रक्शन सेट से जो आपने इंस्ट्रक्शन बनाए, क्या उससे आप रिजल्ट तक पहुंच सकते हो, ये आप कंप्यूट करो, ट्राई करो। और फिर चेक द करेक्टनेस ऑफ आंसर ऑब्टेन। कहीं से भी कभी भी क्या उस इंस्ट्रक्शन से गलत आंसर तो नहीं आएगा, ऐसा आप चेक कर लो एक बार। तो स्टेप 1 to 5 आर परफॉर्म्ड बाय पर्सन हु नीड्स द सॉल्यूशन, वाइल स्टेप्स 6 and 7 आर परफॉर्म बाय अ कंप्यूटर। तो 1 से लेके 5 तक जितने भी स्टेप्स मैंने बताए वो हमें पहले तो हमें खुद से सोचना होगा, और फिर 6 और 7 जो स्टेप है वो कंप्यूटर खुद करेगा। ठीक है, तो ये इंस्ट्रक्शन बनाने तक और बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए जो बेस्ट पॉसिबल जो मेथड है वो हमें सेलेक्ट करके इंस्ट्रक्शन बना के फिर कंप्यूटर को दे देना है वो इंस्ट्रक्शन, और फिर कंप्यूटर अपना काम खुद करेगा और प्रॉब्लम सॉल्व करके आपको आंसर लाकर देगा। तो जैसा कि मैंने बताया, कंप्यूटर को प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर एक एग्जांपल मैंने यहाँ पर बताया है, आपको टेक्स्ट बुक में भी है। Assume that we need to find whether a given number is odd or even।
ये एक प्रॉब्लम है कि हमें पहचानना है कि कोई नंबर इवन है या ऑड। तो ये कंप्यूटर कैसे पहचानेगा? तो कंप्यूटर, अगर आप कंप्यूटर पे इनपुट करो कोई नंबर, तो कंप्यूटर आपको बताना चाहिए कि ये नंबर इवन है या ऑड है। तो इसके लिए यहाँ पर देखिए इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई है। सबसे पहला स्टेप, एक्सेप्ट द नंबर। कंप्यूटर क्या करेगा? नंबर को एक्सेप्ट, नंबर लेगा। फिर दूसरा स्टेप, डिवाइड द नंबर बाय 2 एंड फाइंड द रिमाइंडर। दूसरे स्टेप में कंप्यूटर क्या करेगा? उस नंबर को, जो भी नंबर यूज़र ने एंटर किया है, उस नंबर को 2 से डिवाइड करेगा और चेक करेगा कि रिमाइंडर क्या आया। अगर रिमाइंडर 1 आता है, इफ़ द रिमाइंडर इज़ 1 द गिवन नंबर इज़ ऑड, अदरवाइज द नंबर इज़ इवन। अगर रिमाइंडर 1 आता है तो वो नंबर ऑड है, या फिर अगर रिमाइंडर 0 आता है या फिर 1 के अलावा कुछ और आता है, मतलब कि 0 ही आएगा, तो वो इवन नंबर है। तो ये 3 स्टेप्स, मतलब कि 3 इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को हमें देनी है। अभी ये इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर, ये जो प्रॉब्लम है ऑड और इवन फाइंड आउट करना है कंप्यूटर को, तो ये सॉल्व करने के लिए 3 टेक्निक है। एक है सूडो कोड, दूसरा है फ्लो चार्ट और तीसरा है अल्गोरिदम। तो मैंने अभी यहाँ पर 2 वर्ड्स हमें जिसके मीनिंग में बता रहा हूँ, फ्लो चार्ट और अल्गोरिदम। इन्हीं इंस्ट्रक्शन को स्टेप बाय स्टेप लिखना मतलब कि अल्गोरिदम, और डायग्रामेटिकली इन इंस्ट्रक्शन को बताना मतलब कि फ्लो चार्ट है। तो देखिए, इसी एग्जाम्पल को आप डायग्रामेटिकली बताओगे तो उसे हम कहेंगे, इन इंस्ट्रक्शन को आप डायग्रामेटिकली बताओगे तो हम कहेंगे फ्लो चार्ट, और इन इंस्ट्रक्शन को स्टेप बाय स्टेप लिखोगे तो उसे कहेंगे अल्गोरिदम। तो ये है मीनिंग ऑफ फ्लो चार्ट एंड अल्गोरिदम। तो फ्लो चार्ट की कुछ उसमें जो सिंबल यूज़ होते हैं, मतलब कि ऐसा ओवल शेप यूज़ होता है, वो मतलब कि प्रोग्राम हमारा स्टार्ट हो रहा है, स्टार्ट के बाद फिर ये एरो की निशानी है, और जब जहाँ प्रोग्राम एंड होगा वहाँ पर ऐसा सिंबल होगा। तो ये टर्मिनल, इसे सिंबल कहते हैं। टर्मिनल मतलब स्टार्ट होना और एंड होना, कहाँ से स्टार्ट होगा और कहाँ से एंड होगा, ये डिनोट करता है ये 2 सिंबल। फ्लो चार्ट के अंदर एक और सिंबल है, जो इनपुट हम देंगे उसको हम ऐसे पैरेललोग्राम शेप के अंदर, जो भी हमें इनपुट देना है वो हम इस बॉक्स के अंदर लिखेंगे। इसका मतलब, ऐसा बॉक्स अगर दिखे, इसका मतलब कि कंप्यूटर इनपुट ले रहा है। फिर प्रोसेस होगा उस इनपुट के ऊपर, और जो भी आउटपुट दिखेगा वो भी इस बॉक्स के अंदर, ये बॉक्स दिखेगा, इसका मतलब इनपुट है या फिर आउटपुट होगा। ठीक है, इनपुट, फिर प्रोसेस होगा उस इनपुट पे, और फिर आउटपुट दिखेगा। और एरो डिनोट करता है, ये जो एरो है वो डिनोट करता है कि प्रोग्राम का फ्लो मतलब कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ तक जा रहा है, ये फ्लो एरो से डिनोट होता है। प्रोसेस मतलब कि जो हमें करना है, मतलब कि नंबर जो है हमारा उसको 2 से डिवाइड करना है, फिर रिमाइंडर चेक करना है, रिमाइंडर। तो ये प्रोसेस हुआ हमारा एक प्रकार से। और प्रोसेस को हम ऐसे स्क्वायर, रेक्टेंगल शेप में, रेक्टेंगल बॉक्स में हम प्रोसेस लिखेंगे। और फिर अगर कहीं पर डिसीजन, मतलब कि डिसीजन लेना है, जैसा कि अगर कोई आपने अंदर कंडीशन लिखी, कोई कंडीशन है, उसकी 2 वैल्यू है, या तो वो कंडीशन ट्रू होगी या तो फॉल्स होगी, तो आपको डिसाइड करना है ट्रू पे क्या होना चाहिए और फॉल्स पे क्या होना चाहिए। मतलब कि यहाँ पर हमने कंडीशन क्या चेक करनी थी, क्या रिमाइंडर 1 आता है या नहीं। तो अगर रिमाइंडर 1 आया तो ट्रू हुआ, तो क्या होना चाहिए, इनपुट या आउटपुट, और अगर फॉल्स है तो इनपुट आउटपुट क्या होना चाहिए। तो ये एक प्रकार से कंडीशन, और कंडीशन को हम ऐसे रोम्बस जो ये शेप है, या फिर आप कह सकते हो कि काइट का जो शेप होता है, वैसे शेप के बॉक्स में हम कंडीशन लिखते हैं, और कंडीशन में ट्रू होने पे क्या होगा और फॉल्स होने पे क्या होगा, ये हम फ्लो चार्ट में लिखते हैं। फ्लो चार्ट मतलब कि एक डायग्रामेटिक वे में आप सभी जो भी आपने इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं उनको डायग्रामेटिकली, मतलब डायग्राम ड्रॉ करके बताओगे, तो उसे कहेंगे फ्लो। और फ्लो चार्ट का फ्लो का मतलब होता है कि जो भी इंस्ट्रक्शन है, स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, एंड कहाँ से हो रहा है, वो सभी फ्लो, पूरा का पूरा प्रोग्राम का फ्लो दिखेगा फ्लो चार्ट में। तो देखिए, कंडीशन ट्रू होने पे स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट होगा, फॉल्स होने पे फिर से कंडीशन चेक होगी, और फिर से कंडीशन चेक होने पे अगर ट्रू है तो स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूशन होगा, और फॉल्स हुई तो तीसरी कंडीशन एग्जीक्यूट होगी, तीसरी कंडीशन अगर ट्रू हुई तो स्टेटमेंट 3 एग्जीक्यूट होगा, और अगर फॉल्स हुई तो फिर एग्जिट, प्रोग्राम एंड हो जाएगा। तो ये है फ्लो चार्ट। अब
एक इंस्ट्रक्शन, जितने भी इंस्ट्रक्शन है उसके लिए हमने एक फ्लो चार्ट बनाया, फिर हो सकता है कि कोई दूसरी इंस्ट्रक्शन सेट हो, उसके लिए हमने अलग फ्लो चार्ट बनाया, और उन दोनों ही फ्लो चार्ट को ज्वाइन करना है तो उसके लिए हम ये सिंबल यूज़ करते हैं, सर्कल। तो अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल है फ्लो चार्ट का। द फिटिंग चार्ज ऑफ टाइल्स इन ₹10 per square feet. Now assume that the problem is to find the total cost of fitting tiles on the rectangular shaped town hall floor. तो देखिए, एक रेक्टेंगुलर हॉल है और उसके फ्लोर पे टाइल्स फिट करनी है, और एक टाइल्स का कॉस्ट कितना है, ₹10 पर स्क्वायर फीट। एक स्क्वायर फीट के एरिया में अगर टाइल्स फिट करोगे तो ₹10 ₹10 लगेंगे। तो उस पूरे के पूरे रेक्टेंगुलर हॉल में टाइल्स फिट करने के लिए कितने रुपीस लगेंगे, ये है हमारा प्रॉब्लम। तो सबसे पहले तो हम वो रेक्टेंगुलर हॉल का एरिया कितना है, तो एरिया कैसे कैलकुलेट करते हैं हम, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो जितना एरिया होगा, फॉर एग्जांपल एरिया आएगा आपका कुछ x स्क्वायर फीट, जो कुछ भी आए उसको मल्टीप्लाई, एक स्क्वायर फीट का ₹10, तो x स्क्वायर फीट का कितना आएगा, मतलब कि जितना एरिया आया उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10, तो वो हो जाएगा आपका कॉस्ट। तो कॉस्ट लगेगा इतना। तो ये है आपका प्रॉब्लम। इसको अब हम फ्लो चार्ट में बताएंगे। देखिए, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, प्रोग्राम स्टार्ट, इंस्ट्रक्शन यहाँ से स्टार्ट होगा, कंप्यूटर यहाँ से एग्जीक्यूट करना चालू करेगा, स्टार्ट। फिर सबसे पहले इनपुट लेना है, उस हॉल का लेंथ कितना है और ब्रेथ कितना है, तो यहाँ पर लिखा इनपुट, लेंथ और ब्रेथ, ये यूज़र एंटर करेगा। उसके बाद लेंथ और ब्रेथ जो एंटर किया उससे हम क्या कैलकुलेट करेंगे, ये प्रोसेस के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, रेक्टेंगल बॉक्स। तो प्रोसेस क्या हो रहा है, एरिया कैलकुलेट हो रहा है, यहाँ पर एरिया कैलकुलेट हुआ, उसके बाद कॉस्ट कैलकुलेट हुआ, और फिर कॉस्ट को हमने प्रिंट कर दिया, और फिर ये प्रोग्राम एंड हो जाएगा। तो ये है फ्लो चार्ट। तो ये आप फ्लो चार्ट समझ गए क्या है। अब मैं दिखाता हूँ, ये दूसरा एग्जाम्पल है फ्लो चार्ट का, फिर तीसरा एग्जाम्पल है फ्लो चार्ट का, फिर एक और एग्जाम्पल है फ्लो चार्ट का। ऐसे जितने भी सॉल्व प्रॉब्लम होंगे उनके लिए अलग अलग। तो यहाँ पर देखिए, ये एक एग्जाम्पल है फ्लो चार्ट का जिसमें हमने कंडीशन वाला ये भी यूज़ किया है सिंबल। तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है प्रोग्राम, इनपुट एज ऑफ फर्स्ट स्टूडेंट कॉल इट एज 1 एंड इनपुट एज ऑफ सेकेंड स्टूडेंट कॉल इट एज 2। 2 स्टूडेंट की हमने एज एंटर की है। फिर क्या हो रहा है, देखिए, कंपेयर एज 1 एंड एज 2। एज 1 और एज 2 को कंपेयर करना है। अगर एज 1 लेस देन एज 2, पहले स्टूडेंट की एज अगर दूसरे स्टूडेंट की एज से कम है तो ये प्रिंट होगा, और अगर एज 1 बड़ी है एज 2 से तो ये प्रिंट होगा, और अगर दोनों की एज इक्वल है तो ये प्रिंट होगा। उसके बाद प्रोग्राम एंड हो जाएगा, मतलब कि ये 3 स्टेटमेंट में से कोई एक स्टेटमेंट प्रिंट होगा और फिर प्रोग्राम एंड हो जाएगा। ओके, तो ये भी एक फ्लो चार्ट था। फिर ये एक और फ्लो चार्ट का एग्जांपल है, तो ये आप टेक्स्ट बुक में से पढ़ सकते हो। देन बहुत सारे, अब बात करते हैं अल्गोरिदम की। फ्लो चार्ट तो हमने देख लिया, अब बात करते हैं अल्गोरिदम की। तो अल्गोरिदम, फ्लो चार्ट और अल्गोरिदम में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। फ्लो चार्ट में डायग्राम्स होती है और अल्गोरिदम्स में स्टेप्स होते हैं। जो हमें करना है वो स्टेप्स के फॉर्म में करना है। तो पहला स्टेप क्या करना है, स्टार्ट फ्रॉम माय होम एंड टेक राइट टू गो फॉर 300 मीटर। देखिए, यहाँ पर एक एग्जांपल है, आपको यहाँ से होम से लेकर स्कूल तक जाना है, तो इसके लिए आप इंस्ट्रक्शन दोगे कि कैसे जाना है। तो इंस्ट्रक्शन में और कुछ नहीं है, सिर्फ स्टेप्स लिखे हुए। पहले स्टार्ट फ्रॉम माय होम एंड टेक राइट एंड गो फॉर 300 मीटर। स्टार्ट फ्रॉम होम, टेक राइट एंड गो फॉर 300 मीटर। स्टार्ट फ्रॉम होम, टेक राइट, राइट साइड में 300 मीटर तक चलना है। स्टेप 2, नाउ टेक लेफ्ट टर्न एंड गो स्ट्रेट फॉर अनदर 800 मीटर। फिर यहाँ पहुँच के लेफ्ट ले लो और 800 मीटर तक जाओ। फिर टेक राइट और 500 मीटर तक जाओ। फिर एक सर्कल आएगा। स्टेप 4, do not take turn at circle, instead keep on walking in the direction you are walking till another 700 मीटर। सर्कल आने पे टर्न नहीं करना है, स्ट्रेट जिस डायरेक्शन में जा रहे थे उसी डायरेक्शन में जाना है। फिर 700 मीटर्स कवर करना है, ऐसे करके। फिर नेक्स्ट स्टेप यहाँ से यहाँ तक, नेक्स्ट स्टेप यहाँ से यहाँ तक, तो आप स्कूल पहुँच जाओगे। स्कूल पहुँचना ये एक प्रॉब्लम था और उसका सॉल्यूशन आपने स्टेप बाय स्टेप लिखा है। तो ये होता है एल्गोरिदम। कोई भी प्रॉब्लम हो, ये स्कूल जाने वाला प्रॉब्लम, इसके जैसा कोई और प्रॉब्लम हो तो उसको हम स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे तो उसे एल्गोरिदम कहेंगे। राइट एन एल्गोरिदम, तो दूसरा एक एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ। राइट एन एल्गोरिदम टू फाइंड समेशन ऑफ नंबर्स डिविजिबल बाय 11 विथ द रेंज ऑफ 1 to 100।
ये क्या प्रॉब्लम है कि 1 से लेके 100 तक जितने भी नंबर है उनमें से जो नंबर 11 से डिवाइड होता है उन सभी नंबर्स का 1 से 1 से लेके 100 तक जितने भी नंबर्स हैं उनमें से जो नंबर 11 से डिवाइड होता है उन सभी नंबर्स का एडिशन कितना होगा, ये है एक प्रॉब्लम। कैसे सॉल्व करोगे? तो स्टेप 1 स्टार्ट। एल्गोरिदम में हमेशा स्टेप 1 क्या होगा? स्टार्ट होगा, स्टार्ट लिखना होता है। स्टेप 2 टेक 2 वेरिएबल नम एंड सम, 2 वेरिएबल लेंगे हम, नम और एक सम। और नम में क्या लेंगे? देखिए स्टेप 3 इनिशियलाइज नम इज इक्वल टू 1, पहले स्टार्टिंग में नम को क्या करेंगे? नम इज इक्वल टू 1 रखेंगे और सम इनिशियल क्या होगा? 0, सम को 0 रखेंगे। फिर स्टेप 4 चेक वेदर नम इज डिविजिबल बाय 11, तो चेक करेंगे कि नम मतलब कि 1 जो है वो नम में क्या है? 1, तो नम इज डिविजिबल बाय 11 मतलब कि 1 जो है वो डिविजिबल बाय 11 है। To do this, we have to find remainder when num is divided by 11. Store the remainder in another variable, say r. Remainder मतलब कि 1 11 से डिविजिबल है या नहीं, ये हम कैसे चेक कर पाएंगे? हम चेक करेंगे कि रिमाइंडर क्या आता है। अगर रिमाइंडर 0 आया तो डिविजिबल है, रिमाइंडर 0 नहीं आया तो डिविजिबल नहीं है। इसके लिए हम एक और वेरिएबल ले लेंगे r, मतलब कि वो रिमाइंडर दिखाएगा। रिमाइंडर कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो जो नम है उसमें से माइनस करेंगे नम डिवाइड बाई 11 इंटू आर, मतलब कि ये रिमाइंडर कैलकुलेट होगा यहाँ पर। फिर रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, गो टू स्टेप 7। अगर रिमाइंडर 0 नहीं है तो स्टेप 7 में क्या प्रिंट होगा? नम इज इक्वल टू नम प्लस 1 हो जाएगा। और ऐसे करते करते ये नम 100 तक जाएगा। इफ नम लेस देन 100 गो टू स्टेप 4, फिर से ये चेक होगा। अगर लेस देन ऐसे मतलब नम 1 से स्टार्ट किया, फिर 1 इंक्रीमेंट हो जाएगा, फिर 2, फिर 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे 100 तक चेक होगा। 100 तक सभी नंबर्स चेक होंगे, मतलब कि चेक हो रहा है कि कौन सा नंबर डिविजिबल है या नहीं 11 से। पहले तो ये चेक हो रहा है। और फिर स्टेप 5 तक हमने देखा। स्टेप 6 में क्या होगा? जो नंबर डिविजिबल होगा, इफ़ r इज़ नॉट इक्वल टू 0 तो स्टेप 7 पे जाएगा। अगर इफ़ r इज़ डिविजिबल बाय 0 तो स्टेप 6 एग्जीक्यूट होगा, मतलब कि सम इज इक्वल टू सम प्लस नम। सम 0 था और सम में फिर वो जो नंबर डिविजिबल है 11 से वो ऐड हो जाएगा। तो ऐसे 100 तक ऐड होते जाएंगे नंबर जो 11 से डिविजिबल है। ऐड होने के बाद जो भी सम टोटल हुआ वो प्रिंट हो जाएगा, प्रिंट सम। और फिर स्टेप 10 लास्ट स्टेप होता है एल्गोरिदम में एंड। ये था एक एल्गोरिदम का एग्जाम्पल, तो इसे कहते हैं एल्गोरिदम। ऐसे ही आपके टेक्स्ट बुक के अंदर बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हैं एल्गोरिदम्स के और भी। तो ये हमने देखा क्या होता है एल्गोरिदम और क्या होते हैं क्या होता है फ्लो। तो अब हम फिर से आ जाते हैं हमारे चैप्टर नंबर 10 पे, इंट्रोडक्शन टू सी लैंग्वेज। तो ये जो चैप्टर 9 है वो हमने स्किप कर दिया है, लेकिन ये जानना ज़रूरी था कि सी लैंग्वेज आखिर में होता क्या है। तो हमें काम करना है फ्लो चार्ट और एल्गोरिदम, क्योंकि सी लैंग्वेज एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसमें हम प्रोग्राम बनाएंगे। तो प्रोग्राम को समझने के लिए हमने फ्लो चार्ट और एल्गोरिदम को समझना ज़रूरी था, तभी हम प्रोग्राम को समझ पाएंगे। तो अब सी लैंग्वेज जो है वो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। कंप्यूटर के अंदर हम प्रोग्राम लिखेंगे ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। चाहे प्रॉब्लम कोई भी हो तो हमें एल्गोरिदम पहले तो बनाना पड़ेगा उस प्रॉब्लम का। एल्गोरिदम के ऊपर से हम प्रोग्राम डिज़ाइन करेंगे और वो प्रोग्राम किस लैंग्वेज में होगा? सी लैंग्वेज में होगा। वी ऑल्सो लर्न हाउ टू डेवलप एन एल्गोरिदम, तो ये मैंने आपको बता दिया। द फैक्ट इज दैट फ्लो चार्ट एंड एल्गोरिदम फॉर्म बेसिक सॉल्यूशन टू एनी प्रॉब्लम। तो कोई भी प्रॉब्लम हो उसका बेसिक सॉल्यूशन आपको कैसे मिलेगा? फ्लो चार्ट और एल्गोरिदम से मिलेगा। पहले आपको फ्लो चार्ट बनाना होगा या फिर एल्गोरिदम बनाओ, या चाहे फ्लो चार्ट बनाओ चाहे एल्गोरिदम बनाओ किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। वी देन कन्वर्ट दिस फ्लो चार्ट और एल्गोरिदम इनटू अ प्रोग्राम। फिर हम उस एल्गोरिदम को प्रोग्राम में कन्वर्ट करेंगे और वो प्रोग्राम किस लैंग्वेज में होगा? सी लैंग्वेज में होगा। फॉर राइटिंग प्रोग्राम्स मैनी लैंग्वेजेस आर देयर, सी लैंग्वेज इज वन ऑफ देम। बहुत सारी लैंग्वेजेस, ज़रूरी नहीं सी ही एक अकेला लैंग्वेज नहीं है, बहुत सारी और भी लैंग्वेजेस है। इन दिस चैप्टर वी विल बी इंट्रोड्यूसिंग यू टू सी लैंग्वेज। ठीक है, हम सी लैंग्वेज क्या है वो सीखेंगे इस चैप्टर में। तो ये जस्ट एक इंट्रोडक्टरी था, इंट्रोडक्टरी वीडियो था सी लैंग्वेज के लिए। तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, 25 मिनट्स का हो गया है। तो इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो से हम एक्चुअल में सी प्रोग्रामिंग क्या है, सी लैंग्वेज क्या है उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।